पहला यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसे अपन कहते हैं स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें अपन स्थिर आवेश, जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, स्थिर वैद्युतिकी, स्थिर आवेश और उसके गुणधर्मों, उस स्थिर आवेश के कारण उत्पन्न होने वाले क्षेत्रों, उस स्थिर आवेश के कारण उत्पन्न होने वाले विभवों, बलों, उन सभी का अध्ययन जिस शाखा में किया जाता है उसे अपन कहते हैं स्थिर वैद्युतिकी। तो अपन परिभाषा देंगे, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्थिर आवेश, उसके गुणधर्मों, स्थिर आवेश के कारण उत्पन्न होने वाले क्षेत्रों, बलों और विभवों का अध्ययन किया जाता है। कौन सी शाखा कहलाती है? स्थिर वैद्युतिकी कहलाती है। सबसे पहले अपन को डिस्कस करना होगा, अपन को समझना होगा आवेश के बारे में। कुछ प्रैक्टिकल भी अपन ने किए थे, बहुत से प्रैक्टिकलों के बारे में मैंने आपको बताया भी था, अपन ने डिस्कस किया था, अपन ने करके भी देखा था। उसको अपन एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले आवेश होता क्या है, कितने प्रकार का होता है, कैसे अपन उनको दो अलग अलग भागों में विभाजित करते हैं। सबसे पहले आवेश के बारे में बताया था थैलस नामक वैज्ञानिक ने। थैलस नामक एक वैज्ञानिक हुए, लगभग 600 ईसा पूर्व की बात है। उस समय थैलस ने एक प्रयोग किया। अपने प्रयोग में थैलस ने एक ऊन, और उस ऊन को रगड़ा उन्होंने अंबर के साथ में, ऊन को अंबर के साथ में उन्होंने रगड़ा आपस में, दोनों को, ऊन और अंबर को दोनों को आपस में जब घर्षण करवाया, रगड़ा, जो दोनों के बीच में जब फ्रिक्शन किया, तो थैलस ने पाया कि उस ऊन में या उस अंबर में एक गुण आ जाता है। उस अंबर में क्या आ जाता है कि गुण आ जाता है। उस गुण के कारण वह अंबर दूसरी छोटी हल्की वस्तुओं को अपनी ओर क्या करना प्रारंभ कर देती है? आकर्षित करना प्रारंभ कर देती है। ये थैलस ने सबसे पहले अपने प्रयोग में देखा कि जैसे ही ऊन को अंबर के साथ में रगड़ेंगे तो उस अंबर में एक गुण आ जाएगा। कौन सा गुण आएगा? जिसके कारण वह दूसरी हल्की वस्तुओं को अपनी ओर क्या करेगी? आकर्षित करेगी। वो आकर्षित करने का गुण आ जाता है। उसके बाद में ये प्रयोग वहीं रह गया, उसमें आगे ज़्यादा जो है वो डिस्कस नहीं किया गया। थैलस ने केवल यही समझा कि हो सकता है कि अंबर का स्वयं का कोई एक ऐसा गुण हो जिसके कारण वह अपनी हल्की वस्तुओं को क्या करती हो? अपनी ओर आकर्षित करती हो। उन्होंने उस प्रयोग को वहीं छोड़ दिया। उसके बाद में आए साहब डॉक्टर विलियम गिलबर्ट, वैज्ञानिक आए दूसरे, डॉक्टर विलियम गिलबर्ट। गिलबर्ट ने क्या किया? फिर से थैलस के उस प्रयोग का अध्ययन किया। उन्होंने देखा कि साहब कई सालों पहले थैलस नामक वैज्ञानिक जो है वो एक प्रयोग करके गए थे जिसमें दो वस्तुओं को परस्पर रगड़ने पर, दो वस्तुओं के बीच में परस्पर घर्षण करवाने पर उनमें एक आकर्षणात्मक प्रकृति का गुण आता है कि वो छोटी छोटी हल्की वस्तुओं को अपनी ओर क्या करती है? आकर्षित करती है। तो उन्होंने देखा कि फिर से इस प्रयोग को किया, गिलबर्ट ने फिर से इस प्रयोग को दोहराया, तो उन्होंने कहा कि हाँ, थैलस ने सही कहा था, अंबर में एक गुण आ रहा है जिससे वह अन्य वस्तुओं को क्या कर रही है? अपनी ओर आकर्षित कर रही है। उसके बाद में उन्होंने अन्य वस्तुएं और ली, जैसे उन्होंने एबोनाइट की छड़ ली। एबोनाइट की छड़ को उन्होंने बिल्ली की खाल से रगड़ा। जैसे उन्होंने रेशम का कपड़ा लिया, उस रेशम को उन्होंने कांच की छड़ से रगड़ा। तो उन्होंने अलग अलग प्रयोगों के आधार पर ये पाया कि न केवल अंबर में बल्कि प्रकृति में उपस्थित प्रत्येक वस्तु में एक ऐसा गुण पाया जाता है जिसके कारण वह अन्य वस्तुओं को अपनी ओर क्या करती है? आकर्षित करती है। उस गुण को उन्होंने नाम दिया वैद्युतिकी। और वैद्युतिकी शब्द जो था वहीं से उसी गुण को नाम दिया गया उसके बाद में आवेश, कि वो वस्तुएं जो है वो क्या हो रही है? एक्चुअल में आवेशित हो रही है। उन वस्तुओं में एक प्रकार का गुण आ रहा है। क्योंकि अंबर जो है, अंबर को ग्रीक भाषा में कहा जाता है इलेक्ट्रॉन, और यहाँ से शब्द निकला था इलेक्ट्रिसिटी। उस इलेक्ट्रिसिटी को ही हिंदी में क्या कहा गया? वैद्युतिकी कहा गया। तो गिलबर्ट ने अपने प्रयोगों के आधार पर यह देखा कि न केवल अंबर में बल्कि प्रकृति में उपस्थित प्रत्येक वस्तु में एक ऐसा गुण पाया जाता है जिसके कारण वह अन्य हल्की वस्तुओं को अपनी ओर क्या करना प्रारंभ कर देती है? आकर्षित करना प्रारंभ कर देती है। यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी और वैद्युतिकी शब्द निकला जिसका अपन को क्या करना है? अध्ययन करना है। हम बात कर रहे थे इस आवेश के बारे में।
तो आवेश जो है उसे कहा गया, आवेश जो है वो एक्चुअल में उस वस्तु का क्या हुआ, एक गुण हुआ। आवेश जो था वो उस वस्तु का एक्चुअल में क्या है, गुण है, जिसके कारण वो वस्तु क्या कर रही है, अन्य हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। अब क्यों कर रही है, आकर्षित करने के पीछे कारण क्या रहा, आकर्षित करने के पीछे कारण रहा दो वस्तुओं को परस्पर क्या करना, रगड़ना। जैसे हमने एक प्रयोग किया था, हमने एक स्केल लिया, उस स्केल को हमने क्या किया था, अपने बालों से रगड़ा। जैसे ही अपन स्केल को बालों से रगड़ते हैं और कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों के पास लेकर जाते हैं, तो वो छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े स्केल की ओर क्या होना प्रारंभ हो जाते हैं, आकर्षित होना प्रारंभ हो जाते हैं। क्या वो कागज़ के टुकड़े बिना रगड़े स्केल की ओर आकर्षित हो रहे थे? नहीं हो रहे थे। क्यों नहीं हो रहे थे? क्योंकि उस समय स्केल जो है वो क्या नहीं थी, आवेशित नहीं थी। स्केल उस समय क्या नहीं थी, आवेशित नहीं थी। आवेशित नहीं होने का मतलब उस समय स्केल के पास में किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं था। लेकिन जैसे ही हमने उस स्केल को रगड़ा, रगड़ने पर उस स्केल में क्या आ गया, एक गुण आ गया। क्या आ गया, स्केल में एक गुण आ गया। उस गुण को अपन क्या कह रहे हैं, आवेश कह रहे हैं। उस गुण के कारण वो स्केल कागज़ के टुकड़ों को अपनी ओर क्या करना प्रारंभ कर देती है, आकर्षित करना प्रारंभ कर देती है। तो वो जो गुण है, ये गुण आवेश कहलाता है। अब सवाल ये उठता है कि वो गुण आया कहाँ से, चाहे अपन अंबर की बात करें, चाहे अपन कांच की छड़ की बात करें, चाहे अपन एबोनाइट की छड़ की बात करें, चाहे जो प्रयोग हमने किया था जिसमें हमने स्केल ली थी, चाहे हम स्केल की बात करें। सवाल ये उठता है कि ये गुण आया कहाँ से। तो जवाब ये है कि वो गुण आया क्या करने पर, दो वस्तुओं को परस्पर रगड़ने पर, दो वस्तुओं को परस्पर घर्षण करवाने पर। अब घर्षण करवाने पर क्या प्रक्रिया हुई, क्या ऐसी क्रिया हुई जिसके कारण वस्तु में वो गुण आया। उस क्रिया को यदि अपन समझना चाहें, मेन बात ये है कि वो जो ये जो गुण आ रहा है, ये गुण आने की वजह क्या है, क्यों कोई वस्तु जो है वो आवेशित हो रही है, क्यों वस्तु में एक ऐसा गुण आ रहा है कि वह हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करना प्रारंभ कर देती है। तो उसका जवाब है कि अपन ने दोनों वस्तुओं को परस्पर रगड़ा, परस्पर घर्षण करवाया। अब घर्षण करवाने पर हुआ क्या, घर्षण करवाने पर हुआ ये, इसको अपन डिस्कस करते हैं। ये समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि घर्षण करवाने पर ऐसा क्या हुआ जिसके कारण दोनों वस्तुओं में एक गुण आ गया। हुआ क्या, एक वस्तु है, उस वस्तु के अपने प्रोटॉन हैं, उस वस्तु के अपने इलेक्ट्रॉन हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन के। जितने प्रोटॉन हैं उतने ही क्या है, इलेक्ट्रॉन है। यानी अपन क्या कह सकते हैं, वस्तु विद्युततः उदासीन है। वस्तु विद्युततः क्या है, उदासीन है। उदासीन होने का मतलब, पहली बात जो हमें ध्यान रखनी है, उदासीन होने का मतलब ये नहीं कि वस्तु के ऊपर कोई प्रोटॉन नहीं है या कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। वस्तु में सदैव प्रोटॉन भी रहेंगे और वस्तु में सदैव इलेक्ट्रॉन भी रहेंगे। उदासीन होने का मतलब या अनावेशित होने का मतलब ये है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के, यानी प्रोटॉन भी हैं और इलेक्ट्रॉन भी हैं, दोनों की संख्या क्या है, बराबर है। तो इस वस्तु के अपने प्रोटॉन हैं, अपने इलेक्ट्रॉन है। दूसरी वस्तु जो ली, उस वस्तु के पास में अपने प्रोटॉन हैं और उस वस्तु के अपने स्वयं के इलेक्ट्रॉन हैं। दोनों वस्तुओं को हमें क्या करना है, परस्पर रगड़ना है, परस्पर फ्रिक्शन करवाना है, घर्षण करवाना है। दोनों वस्तुओं को जैसे ही मैं स्पर्श करवाऊंगा, रगड़ने के लिए भौतिक स्पर्श जरूरी है, तो जैसे ही मैंने दोनों वस्तुओं को क्या किया, भौतिक स्पर्श करवाया, स्पर्श करवाते ही दोनों वस्तुओं के कण आपस में क्या कर लेते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं, बंध बना लेते हैं और बंध से क्या हो जाते हैं, एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, एक दूसरे के साथ में बंध जाते हैं। बंध बन गए, बंध बनने के बाद हमें क्या करवाना है, दोनों को परस्पर घर्षण करवाना। मैंने दोनों को परस्पर घर्षण करवाया। जैसे ही दोनों को परस्पर घर्षण करवाएंगे तो जिस वस्तु के बंध कमजोर होंगे वो बंध क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। जिसके बंध कमजोर होंगे वो बंध क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। और जिसके बंध कमजोर हुए वो बंध टूटे और वहाँ से क्या निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। वहाँ से क्या निकलेंगे, उस वस्तु के इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और कहाँ चले जाएंगे,
दूसरी वाली वस्तु में चले जाएंगे। यानी कुल मिलाकर ये जो पूरी प्रोसेस अपन ने देखी, पूरी प्रोसेस जो अपन ने समझी है, उसमें हुआ क्या, एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकले और कहाँ चले गए, दूसरी वस्तु में चले गए। एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकले और दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉन गए, इसे अपन कहेंगे क्या होना, इलेक्ट्रॉनों का क्या कहलाएगा, ये स्थानांतरण। क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हुआ। यानी एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकले, स्थानांतरित हुए और कहाँ चले गए, दूसरी वाली वस्तु में चले गए। अब यहाँ से अपन समझेंगे कि किस प्रकार से दोनों वस्तुएं जो है वो आवेशित हो रही हैं। हुआ क्या, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण। इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होने का मतलब है एक वस्तु से क्या हुए, इलेक्ट्रॉन निकले, एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकले और दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉन गए। ये पहली वस्तु है और ये दूसरी वस्तु है। दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करेंगे, प्रवेश करेंगे। ठीक है, पहले इसके पास भी अपने इलेक्ट्रॉन थे, इसके पास भी अपने इलेक्ट्रॉन थे, जितने इलेक्ट्रॉन थे उतने ही क्या थे, प्रोटॉन। इसके पास भी जितने इलेक्ट्रॉन थे उतने ही क्या थे, प्रोटॉन। अब समझना मेरी बात को, पहली वाली वस्तु से क्या हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलने का मतलब है उस वस्तु से संबंधित इलेक्ट्रॉनों की संख्या में क्या होगी, कमी होगी। पहले जो इलेक्ट्रॉन थे उनकी तुलना में इलेक्ट्रॉन उस वस्तु से निकल गए, तो इलेक्ट्रॉन निकलने का मतलब उस वस्तु से संबंधित इलेक्ट्रॉनों की संख्या में क्या हो गई, कमी हो गई। दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं। पहले से उसके पास अपने इलेक्ट्रॉन थे, अब और इलेक्ट्रॉन उसमें क्या कर रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं। प्रवेश करने का मतलब दूसरी वाली वस्तु से संबंधित इलेक्ट्रॉनों की संख्या में क्या हो गई, वृद्धि हो गई। तो एक वस्तु से संबद्ध इलेक्ट्रॉनों की संख्या में हुई कमी और दूसरी वस्तु से संबद्ध इलेक्ट्रॉनों की संख्या में हुई वृद्धि। हुई कि नहीं हुई, ये वाली वस्तु, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी हो गई, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या में क्या हो गई, वृद्धि। जिस वस्तु से संबंधित इलेक्ट्रॉनों की संख्या में क्या हुई, वृद्धि, वो वाली वस्तु क्या हो जाती है, क्या हो जाती है, ऋण आवेशित। चूंकि इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश है, ऋण है ना, तो पहले से इलेक्ट्रॉन थे, अब और इलेक्ट्रॉन आ गए तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या में क्या हो गई, वृद्धि। यानी प्रोटॉनों की तुलना में इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, ज्यादा। इलेक्ट्रॉन की तुलना में, सॉरी, प्रोटॉन की तुलना में इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, ज्यादा। और प्रोटॉन की तुलना में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने का मतलब वो वस्तु क्या हो गई, ऋण आवेशित। यहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या में क्या हुई, कमी। यानी कि इलेक्ट्रॉनों की तुलना में कौन ज्यादा है, प्रोटॉन ज्यादा है। इलेक्ट्रॉनों की तुलना में कौन ज्यादा है, प्रोटॉन ज्यादा है। इलेक्ट्रॉनों की तुलना में प्रोटॉन ज्यादा होने का मतलब है वो वाली वस्तु क्या हो गई, धन आवेशित। क्या हो गई, धन आवेशित। तो इसमें प्रोसेस केवल एक है। जनरली हमारा माइंडसेट ये रहता है कि किसी भी वस्तु को यदि हमें धनावेशित करना हो तो उसे प्रोटॉन दे दो। धनावेश का मतलब अपन प्लस मानकर चलते हैं, प्रोटॉन को अपन प्लस लेते हैं, तो अपन ये कहते हैं कि धनावेशित करना है तो उसको क्या दे दो, प्लस दे दो। ऋणावेशित करना है तो उसे क्या दे दो, माइनस दे दो। क्या है, गलत है। कभी भी प्रोटॉन का स्थानांतरण नहीं होता है, इस बात का सदैव ध्यान रखना। स्थानांतरण होगा केवल और केवल किसका, इलेक्ट्रॉन का। केवल और केवल किसका स्थानांतरण होगा, इलेक्ट्रॉन का। अब सवाल ये उठता है कि जब इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो सकता है तो प्रोटॉन का क्यों नहीं। जब इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो सकता है तो प्रोटॉन का क्यों नहीं। जवाब ये है, जब अपन किसी भी परमाणु की संरचना का अध्ययन करते हैं, आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में भी, आपने 10th में भी पढ़ा होगा, जब अपन परमाणु की संरचना की बात करें तो परमाणु के केंद्र पर उपस्थित होता है नाभिक। केंद्र पर क्या होता है, नाभिक। और नाभिक में कौन कौन उपस्थित रहते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन।
और इलेक्ट्रॉन जो हैं वो क्या करते रहते हैं, नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये तो मुक्त रूप से नाभिक के चारों ओर क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। इसलिए ये क्या कर सकता है, एक वस्तु से दूसरी वस्तु में क्या कर सकता है, स्थानांतरण कर सकता है, स्थानांतरित हो सकता है। लेकिन प्रोटॉन जो है क्या है, नाभिक के अंदर बंधा हुआ है। कौन से बल के द्वारा, नाभिकीय बल के द्वारा। अपन ने डिस्कस किया था नाभिकीय बल। ये जो प्रोटॉन है ये नाभिक के अंदर क्या है, नाभिकीय बल द्वारा बंधा हुआ है। इसलिए प्रोटॉन कभी भी नाभिक को छोड़कर बाहर नहीं निकलेगा। बाहर कौन है, इलेक्ट्रॉन। तो स्थानांतरित कौन होगा, केवल इलेक्ट्रॉन। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना, किसी भी वस्तु के आवेशन यानी उस वस्तु के चार्जिंग, आवेशन का तात्पर्य है केवल और केवल इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण। एक नंबर का प्रश्न बनता है, इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण का मतलब क्या है। यह प्रश्न बनता है कि आवेशन से क्या तात्पर्य है। एक सिंपल प्रश्न है, आवेशन से क्या तात्पर्य है। जवाब क्या होगा, बोर्ड में पूछा गया प्रश्न है, आवेशन से क्या तात्पर्य है। जवाब होगा, आवेशन से तात्पर्य है इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण। केवल और केवल इलेक्ट्रॉन जो है वो एक वस्तु से निकलेंगे और कहाँ चले जाएंगे, दूसरी वाली वस्तु में चले जाएंगे। जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उस वस्तु से संबंधित इलेक्ट्रॉनों की संख्या में होगी कमी। जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेंगे उस वस्तु से संबद्ध इलेक्ट्रॉनों की संख्या में होगी वृद्धि। जिस वस्तु से संबद्ध इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी हुई वो वस्तु हो जाएगी विद्युततः धन आवेशित, और जिस वस्तु से संबंधित इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि हुई वो वस्तु हो जाएगी विद्युततः ऋण आवेशित। कैसे, इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, प्रोटॉन की तुलना में प्रोटॉन कम है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो प्रोटॉन की तुलना में इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, इधर से इलेक्ट्रॉन निकल गए तो इलेक्ट्रॉन की तुलना में कौन ज्यादा है, प्रोटॉन ज्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा तो ऋणावेशित और इलेक्ट्रॉन कम वो वस्तु क्या हो जाएगी, धन आवेशित। और ये जो आवेशन है, ये जो धनावेशित होना और ऋणावेशित होना है, ये उस वस्तु का एक केवल क्या है, गुण है। क्या है, उस वस्तु का एक गुण है जिसके कारण वो वस्तुओं को क्या कर रही है, अपनी ओर आकर्षित कर रही है। तो गिलबर्ट ने अलग अलग प्रयोगों के द्वारा अलग अलग वस्तुओं के बीच में प्रयोग करके अलग अलग वस्तुओं को परस्पर घर्षण करवाकर ये निष्कर्ष निकाला कि केवल ऊन और अंबर में नहीं बल्कि प्रकृति में उपस्थित हर एक वस्तु में ये गुण पाया जाता है कि वह अन्य वस्तुओं को अपनी ओर क्या करती है, सदैव आकर्षित करती है। और ये जो आकर्षित करने का गुण है उसी गुण को हमने क्या नाम दिया है, विद्युत आवेश नाम दिया। बात आई समझ में। और वहाँ से हमने ये देखा कि किस प्रकार से आवेशित हो रही है। तो आवेशित होने का कारण पता चला, आवेशित होने का कारण है इलेक्ट्रॉनों का क्या होना, स्थानांतरण होना। एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी वस्तु में क्या हो जाएंगे, स्थानांतरित हो जाएंगे। जिससे निकलेंगे उस वाली वस्तु पर गुण आ जाएगा, जिसमें जाएंगे उस वस्तु में भी क्या आ जाएगा, गुण आ जाएगा। इसमें जो गुण आया उसको हमने नाम दिया धन आवेश, इसमें जो गुण आया उसको हमने नाम दिया ऋण आवेश। हालांकि गिलबर्ट ने यह नहीं बताया था कि एक धनावेश होता और एक ऋणावेश होता है। गिलबर्ट ने केवल ये कहा कि वस्तुओं में गुण आएगा, उस गुण के कारण जो है वो वस्तु क्या करेगी, अपनी ओर आकर्षित करेगी। उन्होंने कारण बताया कि वो गुण क्यों आ रहा है, कारण बता दिया कि इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण वो क्या आ रहा है, गुण आ रहा है। अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ था कि आवेश दो प्रकार के होते हैं। आवेशों के दो प्रकार बताने के लिए क्या किया गया था, एक प्रयोग किया गया था। उस प्रयोग से अपन डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से आवेश जो है उसको हम दो भागों में विभाजित करते हैं। एक को अपन धनावेश कहते हैं और दूसरे को अपन क्या कहते हैं, ऋण आवेश कहते हैं। एक प्रयोग अपन करते हैं। प्रयोग में पहले अपन ये समझ लेते हैं कि हमें कौन कौन सी चीज़ें कैसे काम में लेनी है। सबसे पहले एक अपन लेंगे कांच की छड़, ठीक है। कांच की छड़ को अपन घर्षण करवाएंगे, कांच की छड़ को अपन रगड़ेंगे किसके साथ में, रेशम के साथ। आप कॉम्बिनेशन देखिए कि अपन किसको किसके साथ रगड़ रहे हैं।
एक कांच की छड़ लेंगे, कांच की छड़ को रगड़ेंगे किसके साथ में? रेशम के साथ में। दूसरा अपन लेंगे एबोनाइट की छड़, उस एबोनाइट की छड़ को अपन रगड़ेंगे बिल्ली की खाल या बिल्ली की फर के साथ में। खाल भी बोलते हैं इसको, फर भी बोलते हैं। रेशम की छड़ लेंगे, उसे रगड़ेंगे किसके साथ? कांच की छड़ लेंगे, उसे रगड़ेंगे किसके साथ? रेशम के साथ। एबोनाइट की छड़ लेंगे, उसे घर्षण करवाएंगे किसके साथ? बिल्ली की खाल के साथ में। सबसे पहले अपनी ये वाला काम करते हैं। मैं एक कांच की छड़ लेता हूँ। अभी जो हमने पूरा समझा, दो के बीच में घर्षण करवाने पर एक में से इलेक्ट्रॉनों का निकलना और दूसरे में इलेक्ट्रॉनों का जाना, प्रवेश करना। कांच की छड़ ली, रेशम के साथ में रगड़ा। सपोज दैट ये कांच की छड़ है, इस कांच की छड़ को मैं किसके साथ रगड़ रहा हूँ? रेशम के साथ में। जाहिर सी बात है, एक में से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, दूसरे में इलेक्ट्रॉन जाएंगे, ठीक है। जब मैंने कांच की छड़ को रेशम के साथ में रगड़ा तो वो जो कांच की छड़ थी, उस कांच की छड़ पर क्या आ गया? एक गुण आ गया, जिसके कारण वह हल्की वस्तुओं को अपनी ओर क्या कर रही थी? आकर्षित कर रही थी, ठीक है। अब मैंने एक दूसरी कांच की छड़ ली, उस दूसरी कांच की छड़ को भी मैंने किसके साथ में रगड़ा? रेशम के साथ में। मैं दो कांच की अलग अलग छड़ ले रहा हूँ। मैंने पहले कांच की छड़ ली, उसको रेशम के साथ में रगड़ा, आवेशित हो गई। हमें नहीं पता, अभी तक हमें ये नहीं पता है कि आवेश दो प्रकार के हैं। हमें केवल ये पता है कि हमने कांच की छड़ ली है और उसको किसके साथ में रगड़ दिया? रेशम के साथ में रगड़ा। कांच की छड़ को रेशम के साथ में रगड़ा तो उस पर क्या आ गया? गुण आ गया। बस इतना ध्यान रखो कि उस पर क्या आ गया? गुण आ गया। अब मैंने दूसरी कांच की छड़ ली, दूसरी कांच की छड़ को उसी रेशम के साथ में रगड़ा। सेम है तो गुण भी समान होगा, तो उस वाली वस्तु पर भी क्या आ गया? गुण आ गया। वो वाली वस्तु भी आवेशित हो गई। अब मैं दोनों कांच की छड़ों को, ध्यान से समझना प्रैक्टिकल को, पहली कांच की छड़ रेशम के साथ रगड़ा, आवेशित हो गई। दूसरी कांच की छड़ ली, फिर रेशम के साथ में रगड़ा, वो भी क्या हो गई? आवेशित हो गई। दोनों कांच की छड़ों को मैं क्या कर रहा हूं? एक दूसरे के पास ला रहा हूं, एक दूसरे के नजदीक लेकर आ रहे हैं। ये वाली कांच की छड़, ये वाली कांच की छड़, दोनों कांच की छड़ों को रेशम के कपड़े से रगड़ने के बाद क्या करते हैं? पास पास लाते हैं। जैसे ही पास पास लाया गया तो ये देखा गया कि दोनों कांच की छड़ें एक दूसरे को क्या कर रही थी? प्रतिकर्षित कर रही थी। समान कांच की छड़ें हैं, एक रेशम से रगड़ा है दोनों को। पहली कांच की छड़ को रेशम के साथ रगड़ा गया, फिर दूसरी कांच की छड़ को रेशम के साथ रगड़ा गया। पहली कांच की छड़ को रेशम के साथ रगड़ा तो वो आवेशित हो गई। दूसरी कांच की छड़ को रेशम के साथ में रगड़ा तो वो भी समान आवेश से क्या हो गई? आवेशित हो गई। दोनों को क्या किया? हम नज़दीक लेकर आते हैं। दोनों को जब पास पास लेकर आते हैं तो पहले प्रेक्षण में हमें ये मिलता है कि दोनों कांच की छड़ें एक दूसरे को क्या करती हैं? प्रतिकर्षित करती हैं। पहला प्रेक्षण, अपन अलग अलग 3 प्रेक्षण करेंगे। पहले प्रेक्षण में हमने ये पाया कि दोनों कांच की छड़ें एक दूसरे को क्या कर रही हैं? प्रतिकर्षित। अब मैं लेता हूं इन दोनों। अब अपन लेंगे कौन सी छड़? एबोनाइट की छड़। उसको रगड़ेंगे किसके साथ में? बिल्ली की खाल के साथ में, बिल्ली की फर के साथ में। मैंने एबोनाइट की पहली छड़ ली, उस एबोनाइट की पहली छड़ को मैंने किसके साथ में रगड़ा? बिल्ली की खाल के साथ में रगड़ा। वस्तु क्या हो गई? या एबोनाइट की छड़ क्या हो गई? आवेशित हो गई। मैंने दूसरी एबोनाइट की छड़ ली, फिर से किसके साथ में रगड़ूंगा? बिल्ली की खाल के साथ में। जो प्रेक्षण हमने कांच की छड़ और रेशम के साथ किया था, वही प्रेक्षण हमें करना है एबोनाइट की छड़ और बिल्ली की खाल के साथ में। दोनों को परस्पर रगड़ा, पास लेकर आए, दोनों प्रतिकर्षित हुए। पहली एबोनाइट की छड़ ली, बिल्ली की खाल से रगड़ा, आवेशित हो गई। दूसरी एबोनाइट की छड़ लेंगे, बिल्ली की खाल से रगड़ेंगे, क्या होगी?
समान आवेश से आवेशित होगी। जो पहले वाला आवेश था वही इसके पास आया, समान आवेश से आवेशित हो गई। समान आवेश से आवेशित होने के बाद दोनों को अपन लेकर आए फिर से एक दूसरे के समीप। ये दोनों हैं एबोनाइट की छड़, ये अपना दूसरा प्रेक्षण। दोनों आवेशित एबोनाइट की छड़ों को हम क्या कर रहे हैं, फिर से एक दूसरे के समीप ला रहे हैं। जैसे ही एक दूसरे के समीप लाएंगे ये दोनों भी क्या होगी, एक दूसरे के साथ प्रतिकर्षित होंगी। क्या होगी, एक दूसरे से प्रतिकर्षित होंगी। पहले जो प्रेक्षण हमने दो कांच की छड़ों के साथ में किया, रेशम के साथ रगड़ के, वही सेम प्रेक्षण हम करेंगे एबोनाइट की छड़ों के साथ में। किसके साथ रगड़ के, बिल्ली की खाल से। तो पहले एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ा, आवेशित हो गई। फिर दूसरी एबोनाइट की छड़ थी, उसको बिल्ली से रगड़ा, वो भी क्या हो गई, समान आवेश से आवेशित। जो पहले वाली हुई थी उसी से होगी। समान एबोनाइट की छड़ें हैं, समान बिल्ली की खाल है, आवेशित हो गई। दोनों को फिर से क्या लाया गया, एक दूसरे के समीप लाया गया। जो प्रेक्षण हमने ये पहले किया था, जब दोनों को पास लेकर आए थे तो ये दोनों क्या कर रही थी, एक दूसरे को प्रतिकर्षित। ठीक वैसे ही एबोनाइट की दो छड़ों को बिल्ली की खाल से रगड़ के जब समीप लाया गया तो वही समान रिजल्ट प्राप्त हुआ जो कांच की छड़ से मिला था। ये दोनों एबोनाइट की छड़ भी एक दूसरे को क्या कर रही हैं, प्रतिकर्षित कर रही हैं। अब तीसरा प्रेक्षण अपन करते हैं। एक लेंगे कांच की छड़ और एक लेंगे एबोनाइट की छड़। कांच की छड़ को मैंने रगड़ा किसके साथ में, रेशम के साथ। जो प्रैक्टिकल जो प्रेक्षण अपन पहले कर चुके हैं, ये मैंने ली कांच की छड़। कौन सी ली, कांच की छड़। कांच की छड़ को मैंने रगड़ दिया किसके साथ में, रेशम के साथ में। तो जो आवेश आना था, जो पहले आया था वही आ गया इसके पास। दूसरा मैंने लिया एक छड़ एबोनाइट की। एबोनाइट की छड़ को रगड़ा किसके साथ में, बिल्ली की खाल के साथ में। ये मैंने एबोनाइट की छड़ को रगड़ा किसके साथ में, बिल्ली की खाल के साथ। तो उसके पास जो आवेश आना था, एबोनाइट को बिल्ली की खाल से रगड़ने पर जो आवेश उसे मिलता है, वो आवेश उसके पास आ गया। अब तीसरे प्रेक्षण में अपन क्या करते हैं, इन दोनों को एक दूसरे के समीप लाते हैं। ये है एबोनाइट की छड़, एक कांच की छड़ और दूसरी ले ली एबोनाइट की छड़। तीसरे प्रेक्षण में हमने क्या किया, देखो दो प्रेक्षण में समान छड़ों को अपन पास पास लाए थे। दो कांच की छड़ों को रेशम के साथ में घर्षण करवा के पास लाए, दोनों एक दूसरे को क्या करती हैं, प्रतिकर्षित। फिर अपन दो एबोनाइट की समान छड़ों को बिल्ली की खाल से रगड़ के पास लाए, वो दोनों भी एक दूसरे को क्या कर रही थी, प्रतिकर्षित। तीसरे प्रेक्षण में हम अलग अलग लाएंगे। एक कांच की छड़ लेंगे जो रेशम के साथ में रगड़ेंगे, दूसरी लेंगे एबोनाइट की छड़ जो किसके साथ रगड़ेंगे, बिल्ली की खाल के साथ में। और फिर दोनों को क्या करेंगे, समीप लाएंगे। जब दोनों को समीप लेकर आए तो प्रेक्षण मिला कि दोनों छड़ एक दूसरे को क्या करती हैं, आकर्षित करती हैं। दोनों छड़ें एक दूसरे को क्या कर रही थी, आकर्षित कर रही थी। पहले प्रेक्षण में दोनों छड़ें एक दूसरे को प्रतिकर्षित, दूसरे प्रेक्षण में दोनों एबोनाइट की छड़ें भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित। लेकिन तीसरे प्रेक्षण में जब अलग अलग छड़ पास लाई गई तो दोनों एक दूसरे को क्या करती हैं, आकर्षित करती है। तो यहाँ से स्पष्ट हुआ कि जो आवेश कांच की छड़ के पास है वो आवेश एबोनाइट की छड़ के पास नहीं है। जो आवेश कांच की छड़ के पास है वो आवेश एबोनाइट की छड़ के पास नहीं है। कैसे पता चला, इस तीसरे प्रेक्षण से। क्योंकि अगर जो कांच की छड़ के पास है वही अगर एबोनाइट की छड़ के पास होता, यानी अगर समान आवेश होता, तो क्या करती, दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती। क्योंकि हमने देखा है कि ये दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रही हैं, समान हैं। हमने दूसरे प्रेक्षण में देखा है कि दोनों समान आवेश से आवेशित हैं, क्या कर रही हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रही हैं। यानी कि ये तो कंफर्म है कि यदि समान आवेश होता तो दोनों एक दूसरे को क्या करती, प्रतिकर्षित करती। लेकिन यहाँ पर दोनों एक दूसरे को क्या कर रही है, आकर्षित
कर रही है।